नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले के मामले में बीते 2 दिनों से सीबीआई जांच के घेरे में। यहां तक की चर्चाएं हैं कि जल्द ही इस मामले को ईडी को सौंपा जा सकता है। इस बीच कहा जा रहा है कि यह मसला अरविंद केजरीवाल की मिस्टर क्लीन की इमेज को धक्का पहुंचाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने इस पर बैकफुट पर जाने से इनकार कर दिया। दोनों लगातार ट्विटर और जमीन पर बीजेपी के खिलाफ तीखे हमले बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है और इसीलिए यह सब कराया जा रहा है। सोमवार को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी 27 साल से सरकार में है, उसमें बहुत अहंकार आ गया है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए गारंटी स्कीम दे रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया भारत रत्न के हकदार हैं। वहीं सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में फ्री शिक्षा सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए शिक्षा उपलब्ध है। इसी तरह का काम पंजाब में शुरू हो गया है। पंजाब सरकार ने 5 महीने में काफी तेजी से काम किया है। बहुत जल्द वहाँ स्कूल अच्छे देखने को मिलेंगे। इसी तरह गुजरात के बच्चों को शानदार शिक्षा का हक है। आज मैं आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात के लोगों को आश्वस्त करने आया हूँ। गुजरात में हमारी सरकार बनते ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हम परमानेंट शिक्षकों की भर्ती करेंगे। प्राइवेट स्कूल में फीस को कंट्रोल किया जाएगा। दिल्ली में हमने महंगाई और बेरोजगारी पे काफी काम किया। गुजरात सरकार महंगाई और बेरोजगारी पे बिल्कुल विफल रही है। महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है सर, सब चीज़ महंगी हो गई है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं गुजरात के अंदर। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी लोगों की, पानी फ्री कर दिया लोगों का, अच्छे स्कूल में का इंतजाम किया, एजुकेशन फ्री कर दी, हेल्थ फ्री कर दी, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। तो लोगों को महंगाई से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। 12 लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया, तो रोजगार देना हमें आता है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोजगारी से भी हम छुटकारा दिलाएंगे। और आज मुझे खुशी है, मैं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को अपने साथ लेके आया हूँ, मनीष जी को, जिन्होंने में शिक्षा में शानदार काम किया। दिल्ली में जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में स्कूल बहुत शानदार हुए हैं और दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूलों की बढ़ने दी है, वैसे ही मैं समझता हूँ गुजरात के भी हर बच्चे का हक है कि उसको शानदार शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले। और गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में हर बच्चे का भी हक है कि उसके स्कूल की फीस नाजायज़ तरीके से दी जाए। और ये हो सकता है। इसके लिए 27 साल की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली ने करके दिखाया है, केवल 5 साल में ऐसा हो सकता है। तो आज हम गुजरात की जनता से ये अपील करने आए हैं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे पंजाब के लोगों ने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, एक मौका केजरीवाल जी को दें। 5 साल के अंदर अंदर यहाँ के स्कूलों में बहुत बदलाव आ सकता है। यहाँ के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो सकते हैं। इससे पहले सोमवार को उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दावा किया कि उन्हें बीजेपी की ओर से पार्टी में शामिल होने का संदेश मिला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनसे कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ तो ईडी और सीबीआई की जांच बंद हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो राजपूत हैं, सिर कटा लेंगे लेकिन झुकने वाले लोगों में से नहीं है। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की एजेंसियों पर उल्टे हमलावर होने की रणनीति शरद पवार से मेल खाती है। उन्हें भी महाराष्ट्र चुनाव से पहले जब ईडी का नोटिस मिला था तो नरम पड़ने की बजाय उन्होंने मराठा कार्ड चल दिया था और खुद ईडी दफ्तर जाने की बात कही थी। शरद पवार के ऐलान के बाद महाराष्ट्र का सियासी माहौल गर्मा गया था और बाद में ईडी की ओर से सफाई दी गई थी कि हम शरद पवार के खिलाफ जांच नहीं करेंगे। हालांकि इस मौके पर शरद पवार द्वारा बनाए गए माहौल का फायदा एनसीपी को विधानसभा चुनाव में मिला। उस समय शरद पवार ने केंद्रीय एजेंसियों से डरे बिना मजबूती से खड़े होने की नींव रखी थी। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली में ठीक यही करते नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर जब से सीबीआई ने छापा मारा है तब से वो खुद सोशल मीडिया पर सारी जानकारियां दे रहे हैं। ये जो सीरियल ऑफेंडर है उनके बारे में आप हमसे मांग रहे हैं, ये तो यही काम करते हैं। ईडी सीबीआई का नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग मतलब
सरकार तोड़ने और गिराने की कोशिश। इसके पहले की कोशिशों को किसी ने पर्दाफाश नहीं किया। मनीष सिसोदिया की कोशिशों को मनीष पर्दाफाश कर दिया। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक लगातार इसे अपनी पार्टी की ओर से दिल्ली में किए गए अच्छे काम के खिलाफ केंद्र की साजिश के तौर पर प्रचारित करते रहे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भी आपने झुकने से इनकार कर दिया था और उल्टे केंद्र पर ही हमला बोला था। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इससे वो दिल्ली और उससे बाहर के लोगों तक ये संदेश दे सकेगी कि सरकार उसके खिलाफ जानबूझकर जांच बिठा रही है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि इन कानूनी मुश्किलों के चलते भले ही उसे कुछ वक्त के लिए परेशानी हो, लेकिन सियासी तौर पर वो तभी नुकसान में जाएगी जब बैकफुट पर दिखेगी। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी को बीजेपी पुरजोर तरीके से उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास जनता के प्रश्नों के कोई जवाब नहीं है। ये बात साफ है, चाहे आबकारी नीति हो या फिर रोहिंग्या का मामला और अब गुजरात चुनाव, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सियासी जंग का मैदान बन रहा गुजरात। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, रमेश श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अश्विनी शाही जी, ईडी सीबीआई डर गई है क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से? ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो ये ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन झाड़ू से डर गया क्या? रविंद्र जी, देखिए, केजरीवाल जी इस समय जो है किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। अनर्गल आरोप, हमारे पास फोन आया था और हम जो है भाजपा में शामिल हो जाओ, ये बताइए, इस समय एकदम करंट में मुद्दे, ये एक जनरल में बात कर रहा हूं मैं, भाजपा और आप और कांग्रेस और किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो आदमी आरोपी है उसको इस समय कोई टच करेगा? कोई भी करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो महाराणा प्रताप के नाम को बेच रहे हो, भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हो। क्या तरीका है? कोई चीज नहीं मिल रहा है तो हिंदुस्तान का अखबार नहीं मिल रहा, उनको अमेरिका का अखबार दिखा रहे हैं। जहां जा रहे हैं आजकल, देखिए, शराब की बात नहीं कर रहे हैं, फंसे हैं शराब बेचने में और दिखा क्या रहे हैं, अरे ये विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस समय बचाव की मुद्रा में है, जिसमें वो चाहे महाराणा प्रताप का नाम यूज करें, विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री बताएं, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। ये वहां जाकर जो वादे कर रहे हैं उसमें मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई बता दूं, दिल्ली में इन्होंने कितने रोजगार दिए हैं? जो नौकरियों का 10 लाख वादा कर रहे हैं, इन्होंने 14 लाख लोगों ने आवेदन दिया था कोरोना के टाइम में जॉब पोर्टल पर, यानी कि 14 लाख बेरोजगार हैं। 3800 रोजगार इन्होंने दिए हैं। पिछले 2 साल में 26 नौकरियां दी हैं। पूरे 7 साल में 400 नौकरियां दी हैं इन्होंने। रविंद्र जी, ये झूठ का पुलिंदा है। ठीक, इन्होंने वादा किया। रमेश श्रीवास्तव जी, झूठ का पुलिंदा दलदल में फंसे हैं, चूंकि अब आबकारी नीति की जब बात की जा रही है तो उसका जवाब नहीं है, तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं आप लोग बेवजह। गुजरात का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही आरोप लगाने के लिए। 27 साल से बढ़िया शासन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। रमेश, 27 साल से बढ़िया शासन हो रहा होता तो गुजरात के बोटाद में शराबबंदी के बावजूद 50 लोगों के 50 परिवारों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। तो वहां अडानी जी के पोर्ट पर किसकी रियायत हो जाती है कि 22 हजार करोड़ की नशीली दवा उतर जाती है। नहीं, वो कह रहे हैं इधर उधर की बात तो मनीष सिसोदिया भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस बात का तो जवाब दीजिए कि शराब की नीति क्यों वापस ली? मैं एकदम मुद्दे की बात करता हूँ। आपने शराब नीति के आड़ में छापा डाला मनीष जी पर कि आम आदमी पार्टी को डरा दो।
इनका दूसरे नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण नेता, इनको डरा दो। बहुत बढ़िया। मेरा क्या हुजूर, ये तो बताओ, 21 जगह छापे मारे आपने, सीबीआई ने अब तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जनरली हर छापे के बाद जांच एजेंसी जनता को बताती है कि ये जो जांच हुई इसमें क्या निकला, फाइल मिली, गलत मिला। तो फिर इतना घबराए क्यों हैं? फिर सिसोदिया जी इतना क्यों घबराए हुए हैं? अरे सर, घबराया हुआ आदमी भागता है। ठीक। ये तो सीधा शेर की मांग में घुस करके दांत गिनने का साहस कर रहे हैं हम लोग। कहाँ घबराहट है? किसको घबराहट है? अरे घबराहट इनको है, बड़ी सिसोदिया को मत जाने दो। नहीं तो सीधी लड़ाई गुजरात में किससे मानना है, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से? देखिए ऐसा है, जब अरविंद जी ने तालकटोरा स्टेडियम में बोला कि अब 130 करोड़ भारतीयों को साथ आने की आवश्यकता है, ठीक, तो उसमें सभी शामिल है। उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट बोला है, सभी शामिल है उसमें। ठीक। वो कांग्रेस भी शामिल है, वो भाजपा भी शामिल है, हर पार्टी शामिल है, आम जनता तो है ही है। तो हम तो वहां आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस बार गुजरात में हमारा नारा ये नहीं होगा, सिर्फ ये नहीं होगा कि एक मौका आप केजरीवाल को, एक मौका अपने आप को, गुजरातियों को। ठीक। 27 साल हो गए, लेकिन आप मुझे बताइए कि गुजरात में क्या एक भी नया विश्वविद्यालय बना? लेकिन आपने जो दिल्ली में बनाए हैं मोहल्ला क्लिनिक, उसकी स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दी। ये वहां तो कुछ नजर ही नहीं आता। और टॉप 10 में दिल्ली था शिक्षा के क्षेत्र में, वो अब कहाँ नजर आ रहा? कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो ये कौन सी आपकी सफलता, ये भी तो बताइए। ये हमारे भाजपा के मित्र जो बैठे हुए हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको कभी सर्दी बुखार ना हो। लेकिन मैं ये भी निवेदन करूंगा कि इनके किसी भी मित्र को कोई इस तरह की बीमारी जाती है, पैथाबाजी का जांच पड़ताल की जी जवाब दे रहे हैं अश्विनी, जवाब दे रहे हैं जी। अश्विनी जी बताइए, जवाब दीजिए। लेकर के क्लिनिक में भेजेंगे, श्रीवास्तव जी इलाज हो जाएगा। आपको साधुवाद, आपने कहा कि भाई हमारे मित्र को सर्दी जुकाम न हो और इनके मित्रों को न हो। लेकिन एक बार हुआ था, कोरोना में सर्दी जुकाम ही हुआ था, जब आपने पूर्वांचल के लाखों लोगों को दिल्ली से बाहर भगाने का काम किया। कहा गया था मोहल्ला क्लिनिक आपका, उस समय तो गाय बैल वहां बैठ के घूम रही थी। और कितने नए आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जो पुरानी सरकारों ने जो मोहल्ले में काम किया था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया था, उसी को आपने मोहल्ला क्लिनिक किए और दिखाया आपने। तो कितने पूर्वांचल के लोगों को बसों में भर भर कर आपने बॉर्डर पर ले आकर छोड़ दिया, भगा दिया। उनको भी सर्दी जुकाम ही हुआ था। ठीक, आपने दवा करने में कोताही की। जवाब मिल गया होगा। ये बताएं, उसके बाद भी दिल्ली में चुनाव हुआ, अभी राजेंद्र नगर विधानसभा का उपचुनाव हुआ। आपने अपने समस्त वरिष्ठ नेताओं को, सांसदों को, कैबिनेट मंत्रियों तक को उतारा। आपकी स्थिति क्या रही? आपने हमें बदनाम करने में कोई अच्छा, इसी आधार पे आप कांग्रेस को भी लपेट रहे हैं। रत्नाकर जी, कांग्रेस का तो कहीं काउंट ही नहीं कर रही है गुजरात में। कह रहे हैं हम तो अब सीधी लड़ाई प्रधानमंत्री से है, मतलब आपको सीधे सीधे आईना दिखा रहे हैं। देखिए, अभी कांग्रेस के स्तर पे आने में इनको दशकों नहीं सदियों लगेंगे। ये कुछ भी कह लें, ये तो बयानवीर लोग हैं ही। बयान देते देते, आरोप लगाते लगाते, जनता को गुमराह करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में आंकड़े दोनों बराबर हैं जी। विधानसभा चुनाव में आंकड़े दोनों के बराबर। नहीं, अभी पूरे देश का आंकड़ा ले लीजिए ना, 750 पार एमएलए हैं कांग्रेस के। ये हमारे समक्ष कहाँ खड़े होते हैं वो देखने वाली बात है। नहीं, लेकिन ये पंजाब चुनाव के बाद ज्यादा जोश में है, सुपड़ा ही साफ कर दिया। रहना चाहिए, वो लाजमी है। देखिए, इन्होंने जो झूठे वादे करके सत्ता हासिल किया, चाहे दिल्ली में किया, चाहे पंजाब में किया, अब ये वही सगुफा जो है गुजरात में अख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन अब जो विगत कुछ महीनों से इनकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। अभी आप देख लीजिए कि किस तरह से आबकारी नीति में ये लोग बैकफुट पे आ गए। अगर यही मनीष सिसोदिया जी ने अगर सही आबकारी नीति लगाई होती, अगर घोटाले नहीं होते, तो ये क्यों बैकफुट पे आते? प्रश्न मेरा यहाँ पे है इनसे, तो ये इनसे जवाब है। और रही बात, देखिए
कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली को बहुत बढ़िया बनाया, दिल्ली को एक नई पहचान दी, एक नया नाम दिया। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पे आए तो आज दिल्ली को क्या बद से बदतर बना दिया है। और एक कहने का ये है कि मतलब शराब के नाम से, शराब घोटाले के नाम से दिल्ली जो है जाने लगी है। मतलब दिल्ली के नाम चाहे कोई भी सरकार आए, घोटाला एक जुड़ा ही रहेगा जी। कोई भी सरकार आए, एक ना एक घोटाला तो जुड़ा ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सरकार जो है, देख लीजिए किस तरह से अपने फायदे के लिए आबकारी नीति लाई, शराब माफियाओं। शीला दीक्षित के कार्यकाल में ही तो CWC आया था, कॉमनवेल्थ घोटाला जो सामने आया था। नहीं, जो भी घोटाला सामने आया, देखिए आरोप लगाने के ऊपर बहुत सारी चीजें आरोप लगाते रहते हैं लोग, और यही अरविंद केजरीवाल हैं जो रमेश जी, से पहले दिल्ली की जो स्थिति शीला दीक्षित ने की थी वो बहुत ज्यादा बेटर थी आपकी पार्टी से, लेकिन अब जिस तरह का घोटाला सामने आ रहा है उससे दिल्ली को आपने बदनाम कर दिया। इसी मुंह को लेकर वहां पर जाएंगे गुजरात में आप? भाई हम शीला जी जैसा काम नहीं करना चाहते कि हमें आगामी चुनाव में 0 सीटें मिले। अरे वो काम क्या है, जनता ने 0 पे लाके मतलब इनको सीट जीतना इनकी प्राथमिकता है। इनकी प्राथमिकता मेट्रो, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा कुछ नहीं है। इनकी प्राथमिकता सीट जीतना है। तो आपने काम क्या किया था? और दूसरी बात ये कि गांवों में कहावत होती है, हमारा हाथ सूंघ के देखिए, हमारे दादा देसी घी खाते थे। अरे भैया, कब तक पंडित नेहरू, कब तक शीला दीक्षित जी के नाम पर? रमेश जी, कम से कम इतना ख्याल तो कर लीजिए, देश के लिए मिशन में निकले और पता लगा आगे आने वाले समय में गठबंधन की जरूरत पड़ी तो कोई मिले ना आपको साथी। मैं बैठा पड़ा हूँ, 15 मिनट पहली बार डिबेट का स्वाद जो है उन्हीं के साथ चखे थे। ये गठबंधन की क्या बात है? वो कोशिश तो कर रहे हैं आपसे मुकाबला करने की। आप तो अश्विनी जी ईडी लगवा देते हैं, पीछे CBI लगवा देते हैं, बताइए। देखिए, ईडी CBI से वो डरे जो चोरी कर रहा हो। हम लोग कहाँ कुछ कह रहे हो, संस्थाओं को अपना काम करने दीजिए। अगर निकल के आते हैं तो ठीक है, नहीं निकल के आते हैं तो जांच का सामना करिए, न्यायालय का सामना करिए, जाइए न्यायालय में। नहीं करना चाहिए, मुकुल राय जी को डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? शारदा स्कैम वाले एकदम अधिकारी जी को डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? आप सब बोल लीजिए, जवाब दे देता हूँ आपका। जी देखिए, मैं जवाब दे दूं रविंद्र जी? कुछ पूछ रहे हैं, पूछ ले। फडणवीस जी ने हाँ, जिस व्यक्ति के खिलाफ इस्तीफा मांगने का आंदोलन चलाया था, हाँ, उसी को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। तो भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो आ जाए वो शुद्ध है, जो वहां से ठीक है। अब जवाब ले लेते हैं, जवाब दे देता हूं। जवाब ले लेते हैं। हाँ, आ रहे रत्नाकर जी, आ रहे, फिर सर्वेश्वर जी के पास जाएंगे। हाँ रविंद्र जी, अगर मान लीजिए कि भाजपा के अंदर इतना आपने गिना दिया है, असली मुद्दा शराब पर आप नहीं बोलेंगे, इतना गिना दिया आपने, चलिए अच्छी बात है। तो क्या भाजपा के लोगों ने अगर खराब काम किया था, अपराध किया था, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है क्या अपराध करने का? नहीं है, संविधान में लिखा हुआ। और आप जाइए न्यायालय, आप जाइए संस्थाओं, कहीं आप लोग बैठकर यहाँ पर टेलीविजन पर चिल्लाते हैं, कभी किसी थाने में जाकर उनके खिलाफ मुकदमा कराया आपने कि देवेंद्र फडणवीस ने ये किया, मुकुल राय के खिलाफ ये होना चाहिए, फलाने के खिलाफ होना चाहिए, ढिमके के खिलाफ होना चाहिए? कहीं आपने लिखाया? न्यायालय में कहीं गए आप? नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि आप लोग हैं माफी वीर, जिसके खिलाफ आपने झंडा उठाया। शीला दीक्षित जी 2000 पन्ना घुमा रहे हैं, वो पन्ना गटर में चला गया। ठीक है, रत्नाकर जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। गडकरी जी से माफी, रत्नाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी, रत्नाकर जी। देखिए, ये जिस समय कोविड की पराकाष्ठा थी, कोविड में लोगों को कमियां ऑक्सीजन की थी, दवाइयों की जरूरत थी, जिस समय लोगों की सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत थी, उस समय यह केजरीवाल सरकार बैठ करके अपने शराब माफियाओं के साथ, ठेकेदारों के साथ आबकारी नीति बना रही थी। उसमें 25 साल की उम्र को 21 साल कर रही थी, और पिंक ठेके का जैसे चीजों को इजाद कर रही थी, और भूल गई अपने सारे वादे क्या किए थे। उन्होंने लोकपाल का वादा किया था, वो सारी चीजें भूल गए। कि अरविंद केजरीवाल जी वादा किए थे कि हम आएंगे तो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, और लोकपाल को लागू करेंगे, तो वो सारी चीजें तो बेमानी हो गई। आज ये जो है शिक्षा के आड़ में और अपनी बातों को जो घोटाला किए उसको सही साबित करने के लिए ये आज तो रत्नाकर जी ऐसा लग रहा है,
आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आप भारतीय जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। नहीं, वो देखिए जो गलत किया, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आपका भी तो विचार नहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने का? नहीं, मेरी बात अरे भाई, कल आनंद शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया। अरे रविंद्र जी, मैं क्या ऐसे ही बैठने आया हूँ क्या? नहीं आ रहे सर्वेश्वर जी, आ रहे। हमने कही जरा, क्योंकि आप निचोड़ देंगे ना, इसलिए आपके पास एंड में आ रहे थे। जो बस आ रहे हैं आपके पास। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज शक इतना गहरा हो गया है कि सही अगर कार्रवाई भी कर रही है तो लोगों को शक हो रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी उसका रोना रो रहे हैं। ठीक है, अब सर्वेश्वर पाठक जी, का सदुपयोग भी होता है। आपने सबको सुन लिया। तीनों पार्टियां अपनी अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही हैं। अब आप जरा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी गुजरात में घेरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को कहीं काउंट नहीं कर रही है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वो चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए रविंदर जी, ये महत्वाकांक्षी हर लोग होता है। आप भी है, मैं भी हूँ, रत्नाकर जी भी हैं, जी भी हैं और श्रीवास्तव जी भी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जैसा महत्वाकांक्षी बहुत कम लोग होते हैं। देखिए 2014 में ही वो उछल कूद मचा के चले गए थे बनारस पीएम कैंडिडेट को फाइट देने। नतीजा क्या हुआ हम देख, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। देखिए आम आदमी पार्टी अगर कहीं भी चुनाव जीती है, सरकार बनाई है, तो उसने कांग्रेस को हराया है। दिल्ली में पहली बार 49 दिनों की सरकार आई, कांग्रेस के साथ फाइट हुआ, कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ किया और कांग्रेस के साथ ही मिलकर सरकार बनाई। तो अगर आम आदमी पार्टी को लोग कह रहे हैं कि बी पार्टी है, नुकसान हर हाल में, चाहे बीजेपी लड़े चाहे आम आदमी पार्टी, नुकसान कांग्रेस का ही है। जी कांग्रेस का देखिए वो आप जो भी कह रहे बी पार्टी हो, नहीं, हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं। मैं एक तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूँ कि पंजाब में हुआ। पंजाब में पहले बीजेपी अकाली को सुपड़ा साफ कांग्रेस ने किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अकाली बीजेपी पंजाब में कहीं भी नहीं दिखी इस बार। अगर 2022 के बाकी राज्यों का देख ले, जहाँ ये आम आदमी पार्टी बहुत उछल कूद मचा रही थी, उत्तराखंड में देखिए एक रिटायर्ड कर्नल ऑफिसर को इन्होंने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया और उत्तराखंड में भी बहुत उछल कूद मचाई। नतीजा क्या हुआ, कितना वोट प्रतिशत मिला आम आदमी पार्टी को, हम आप सभी जानते हैं। जिनको सीएम कैंडिडेट रखा, जिनको सीएम कैंडिडेट या सीएम पद का चेहरा बताया, वही छोड़ के चले गए, वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद यूपी में आम आदमी पार्टी 403 सीटों पे लड़ी। वोट परसेंटेज कितना आया? 0.38%। जितना मतलब नोटा पे भी जितने कम वोट मिले, उससे भी कम वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिला। जमानत सभी सीटों पे जब्त हो गई। उसी तरह अब ये नया जो उछल कूद मचाने ये गुजरात पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। जिस राज्य में जाते हैं उस मतलब कांग्रेस बेटर स्थिति में है ना, ये कहना चाह रहे हैं ना? आम आदमी पार्टी से बेटर स्थिति में कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी से बहुत ही बेहतर स्थिति में गुजरात में कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, चूंकि शराब नीति के बारे में अगर आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं और जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी ये भी जवाब रमेश जी ने चाहा है कि, और कुछ विरोधी दल ये भी सवाल पूछते रहे हैं कि मुंद्रा बंदरगाह पर ड्रग की खेप पकड़ी गई, आज तक चुप्पी साधे हैं, कोई जवाब नहीं। आदिवासी युवा नशे की चपेट में है, कोई जवाब नहीं। शराब को लेकर अभी उन्होंने कहा कि मौतें हुई हैं, लगभग 42 से ज्यादा मौतों की खबर सामने आई, कोई जवाब नहीं। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जवाब किसको देना पड़ेगा? जो सत्ता में है। ये यक्ष प्रश्न है, जवाब किसको देना पड़ेगा? जो सत्ता में है। मुंद्रा एयरपोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ी गई, पूरे देश ने देखा कि ड्रग्स कहाँ जा रही थी, कहाँ के लिए आई थी। पंजाब के लिए आई थी। पंजाब में किसका शासन है? आम आदमी पार्टी का। ये स्पष्ट हो गया है। वहां एसआईटी गठित की गई, जो पकड़ा गया उसमें से सबसे बड़ी खेप जो है पंजाब जा रही थी। ये तय हो गया, उसकी जांच चल रही है, कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है। उसमें एसआईटी गठित करके अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, जांच की रिपोर्ट आएगी
तो अगर कोई आरटीआई में मांग लेंगे, रमेश जी जा रहे हैं चुनाव लड़ने, उनको मिल जाएगा। ऐसे देश में कोई भी सरकार इस तरीके का ये नहीं करती है कि हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, ये कोई व्हाइट पेपर नहीं निकाला जाता है। दूसरी बात, शराब नीति की हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, तो ये लोग तुरंत जो है मुंद्रा वहां पर मुंद्रा पोर्ट और उसके बाद आसाम और महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। आप शराब नीति की बात करिए ना, यहाँ आप तो यहाँ जवाब दे नहीं रहे हैं शराब नीति पर, और बात दूसरे जगह कर रहे हैं। अगर आपके अंदर मादा हो जवाब देने का, तो सवाल करने का भी आपको अधिकार है, लोकतंत्र है, आप करिए हमसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन वो सवाल पूछते हैं तो वही तो दिक्कत है, जब वो सवाल पूछना शुरू करते हैं तो जनता के सामने आकर जवाब देने की बजाय उनको ऊपर एजेंसियां बैठा दी जाती हैं। ये तो कांग्रेस भी आरोप लगाती है आप पर, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। देखिए, कांग्रेस आरोप लगाती है, हमको स्वीकार है, आरोप लगाती है। ये लोग रत्नाकर भाई बैठे हैं, कितनी बार ईडी इनके घर पहुंच गई है, सर्वेश जी के पास कितनी बार पहुंची है, आपके पास कितनी बार पहुंची है, श्रीवास्तव। लेकिन जो जांच बंद हो गई थी सोनिया गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, उसको लेकर फिर से शुरू हो गई वो जांच। देखिए रविंद्र जी, एक इसमें ये कहा जाता है कि जितना काम होता है, बहुत लोग कहते हैं अरे यार तो 2010 की जांच थी, आज कैसे शुरू हो गई। ईडी में आपने अभी पीछे सुना होगा कि ईडी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है, कम थी, केसेस ज्यादा थे, इसलिए वहां कन्विक्शन रेट कम था। अब संख्या बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे। जो अपराधी नहीं है वो क्यों डर रहा है, मनीष सिसोदिया जी क्यों डर रहे हैं कि हम जेल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि भविष्यवाणी जो है सरस्वती कभी कभी बैठती है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया था कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं। आप बताइए, मैं एक बात कह रहा हूँ, सवाल आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ, श्रीवास्तव जी से नहीं कह रहा, देश के लोग जानते हैं। एक गजनी बंद है इनके पार्टी के, जो उनको मंत्री से ये हटा नहीं रहे, जिनको कोरोना में सब भूल रहा है। अगर वो निरपराध है, सब कुछ ठीक है, तो उनको जमानत कोर्ट क्यों नहीं दे रही है? ठीक है, वहां तो हमारा कोई जवाब वो नहीं है। रमेश कोर्ट जी पर तो उनको विश्वास करना चाहिए ना। रमेश जी, अरे साहब, यही जो पीएमएलए में सत्येंद्र भाई को अरेस्ट कर रखा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल थी एसएलपी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी को बिना कारण बताए अनिश्चित काल तक अपनी गिरफ्त में रख सकती है। ईडी पुलिस नहीं है, ईडी मात्र एक जांच एजेंसी है। तो इस प्रोविजन के लूप होल का फायदा उठा करके आपने सत्येंद्र भाई को रखा हुआ है। हम जब भी जमानत मांगते हो कहते हैं हम क्या करें भाई, सरकार ने कानूनी ऐसा बना रखा है, और ऐसा नहीं है। हमारे भाई को याद होगा, एक मिनट बस एक लाइन, हमारे भाई को याद होगा कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले जनसभाओं में इसी ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के कितना आह्वान किया करते थे। लेकिन वही सत्ता में आ गए तो उन्हें लग रहा है कि अब इनको अपना सहयोगी दल बना लो। तो कितने दिन तक, कल तक कांग्रेस ने बना रखा था, भाजपा ने बना रखा है। ठीक है, रत्नाकर जी, पंजाब से पुलिस भेजकर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार आप करा देते हैं, यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है श्रीवास्तव जी। पंजाब से कांग्रेस के नेता को और भाजपा के नेता को दिल्ली में आप पंजाब से पुलिस भेज के गिरफ्तार करा लेते हैं, तब उस समय वो आप लीला करते हैं और हम रासलीला कर रहे हैं। क्या बात है। और दूसरी बात, पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी है उनकी सुरक्षा में लगा दी गई है। राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस सुरक्षा दे रही है दिल्ली में। अब सोचिए कि इनका क्या रवैया है मतलब। और दूसरी बात रविंदर जी, अगर गुजरात में ये उछल कूद मचाने गए हैं और वहां जाते ही कहते हैं कि सबसे महंगी बिजली गुजरात में है, उत्तराखंड गए तो वहां पे भी यही बोला, हिमाचल में जाते हैं उछल कूद मचाने तो यही कहते हैं। नहीं तो वो तो फ्री बिजली की भी बात करते हैं ना, उन्होंने तो 200 यूनिट दी है ना दिल्ली में। ऐसा तो नहीं उनके वादों में कहीं कोई कमी आ रही। रत्नाकर जी से हम जरा पूछ ले, वो कुछ कहना चाहते हैं। रविंद्र जी, रमेश भाई अभी ईडी के ऊपर आरोप लगा रहे थे या केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग की बात कह रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कहीं बहुत सारी जगहों पे दुरुपयोग होता है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कोर्ट का आपने वो
स्टेटमेंट सुना जिसमें कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के जांच में जो तथ्य जो पाए गए हैं, बिल्कुल वो तथ्य पर्याप्त है, जो है उसमें पर्याप्त है वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो आप क्यों भूल रहे हैं कि कोर्ट ने खुद कहा है कार्रवाई करने के लिए? अरे महोदय, तो आपको दिल्ली हाईकोर्ट का वो फैसला भी 2 दिन पहले वाला याद होना चाहिए, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को एकदम से निकाल के फेंक दिया कि नहीं, उनकी विधायकी हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है। 100 आदमी पकड़ते हैं तो 0.5 कन्विक्शन। लेकिन सीबीआई का कन्विक्शन रेट 79% है, याद रखिए। नहीं, लेकिन जिस तरह से सर्वेश्वर पाठक जी 1000 से 1100 से ऊपर केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 0.5% जो है वो दोषी पाए गए हैं। इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। रविंद्र जी मेरे लेकिन सीबीआई का स्ट्राइक रेट भी तो बता दीजिए। अश्विनी जी बता रहे हैं कुछ। अश्विनी जी 30 सेकंड आ रहे हैं सर्वेश्वर जी, अश्विनी जी कुछ दिखा रहे हैं। एक कागज है मेरे पास, सर्वेश्वर जी ध्यान से सुनने वाली चीज है। एक मीटिंग होती है मनीष सिसोदिया जी के घर पे, और उसमें पंजाब के भी आबकारी आयुक्त और पता नहीं कौन कौन अधिकारी वहां से भी रहते हैं। दिल्ली में मीटिंग होती है इनके यहाँ। उसमें जो तय होता है, इसमें लिखा है आम आदमी पार्टी इज रिपोर्टेड टू हैव बीन रिसीविंग अनअकाउंटेड अमाउंट ₹30 करोड़ इन कैश ईच मंथ एज ब्राइब। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एक कॉपी भेज भी दीजिएगा इनको। मैं भेज देता हूँ ये रमेश जी। और जो कागज है उसमें वही आरोपी बनाए गए हैं जो नाम मेरे पास है। ये उसके पहले का है, जब ये सीबीआई ने किया उसके पहले का है ये। इसमें पहला नाम मनीष सिसोदिया, विजय नायर, मिस्टर मनोज राय, कैलाश गहलोत, और उसके बाद सत्येंद्र जैन। जवाब ले लेते हैं, ठीक है। आपने आरोप लगाया। रमेश जी, आज आप कांग्रेस को भी घेर रहे हैं, लेकिन आप अकेले पड़ रहे हैं, देख लीजिए। इसीलिए कभी कभी गठबंधन की जरूरत पड़ जाती है। और आपने इतने आरोप लगा दिए कांग्रेस पे, मुझे नहीं लगता कभी बगल में खड़ी होगी वो आपके। मुकाबलत करने वालों दुश्मनी ले लेती है। हम देश में करने वाले लोग हैं, हमारा रास्ता रोकने के लिए तो बहुत से लोग खड़े होंगे। अभी आप देखते जाइए 2013 से हम देख रहे हैं इन चीजों को। रमेश जी, जख्म ज्यादा गहरे होते हैं तो शेरो शायरी निकलती है। नहीं ऐसा है, बात उसकी नहीं है, बात भावनाओं की है। ये लोग भावनाओं की है कि हमारे बातों को आप दबा नहीं सकते। नहीं, अश्विनी शाही यही कह रहे हैं कि आप पंजाब के लोगों को यहाँ बुला रहे हैं। आपकी बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन पंजाब के लोग शामिल हो रहे हैं। गौरव चड्ढा साहब को आप किस तरह की वो दिलवा रहे हैं सिक्योरिटी, और किन से दिलवा रहे हैं, ये भी उन पे आरोप लगाए आप पे जा रहे हैं। तो मतलब वही उन्होंने कहा कि आप करें तो सब अच्छा, और सामने वाला अगर जरा भी कुछ कर दे तो आपको वो गलत लगने लगता है। अच्छा, और क्या वजह है जो केजरीवाल साहब की कभी एलजी से लड़ाई हो जाती है, कभी वो मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें ऑफिसर से हाथापाई हो जाती है? ये एटीट्यूड है या अहंकार? अरे सर प्लीज देखिए, चीफ सेक्रेटरी से हाथापाई वाली जो बात आप कर रहे हैं, 2 अदालतों में हम बंद कर चुके, 2 अदालतों में उनकी पिटीशन को। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस भी किया था किसी ने, याद है ना आपको? हाईकोर्ट में सील करने गए तो केजरीवाल साहब पे मानहानि का केस भी किया गया था, माफी मांगनी पड़ी थी उनको। अरे भाई ऐसा है कि वो मानहानि का केस हुआ, अगर उसने मानहानि का केस करने वालों को अपने आप पे इतना ही भरोसा था तो चलाया होता। नहीं तो माफी मांगी, उसके बाद वापस लौटा ना। वो तो माफी मांगी थी उन्होंने। उन्हें भरोसा नहीं रहा ना अपने केस पे। ठीक है, उनको बस ये था कि लंबा खींचो और जनता के सामने डालते रहो कि मानहानि हुई है। जैसे अभी बताइए, आज सीजन एंकर अंशु प्रकाश जी के मामले की बात आज भी कर रहा है, जबकि आपको पता है कि 2 एकदम से मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। तो यही है ना, हिटलर की जो वेबर थी वो ये थी। अच्छा, यही बात प्रशांत भूषण जी भी कह चुके हैं, आपकी पार्टी से जो लोग अलग हुए हैं वो भी कह चुके हैं। ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी वो ये सब बातें कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि जिन लोगों को आपने शामिल किया, जिनको साथ लेकर चले, सब आपने किनारे कर दिए। नहीं रविंदर जी, किनारे इसलिए किए कि वो पार्टी में जो ये पावर शेयर सेंटर न बन जाए। हाँ। कुमार विश्वास को अलग किया। योगेंद्र यादव एक बहुत अच्छे सम्मानित नेता है, प्रोफेसर आनंद, सब पढ़े लिखे जितने भी थे,
सबको साइडलाइन कर दिया क्योंकि वो पावर सेंटर का वो केंद्र न बन जाए। अरविंद केजरीवाल अपने आप को स्वयंभू हैं और जो उसके मतलब तानाशाही। खैर रत्नाकर जी, ठीक है, आपने सही ठीक है, कहा। जवाब लेते हैं। रत्नाकर जी, देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति कांग्रेस की क्यों हो गई है? एक मिनट आ रहे हैं रमेश जी, रमेश जी आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। रत्नाकर जी भी, उनको भी शांत नहीं रख सकते ना, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और आज थोड़ा सा उनमें बदलाव नजर आ रहा है, बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं, तो उनसे भी तो कुछ सवाल लेने चाहिए। रत्नाकर जी, क्या वजह है आम आदमी पार्टी इतने कम समय में ग्रोथ कर रही है? आपकी अपनी कमियां हैं जो आज आपके साथ कोई आना ही नहीं चाह रहा और आपको आईना दिखा के आम आदमी पार्टी चली जा रही है, तो आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, ये मैंने कहा ना अभी आपको कि महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है। अति महत्वाकांक्षा जो है आदमी को गर्त में लेके जाती है। गुजरात में यही होने वाला है इनका। देखिए, गुजरात का समीकरण मैं बता दूं आपको। पिछला अगर चुनाव का नतीजा ले लीजिए तो 77 सीट हम लोग जीते थे, 99 पे भारतीय जनता पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी शहरी एरिया में जो है वो कहीं पे 500 वोट से जीती थी, कहीं 1000 वोट से जीती थी। और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले अभी भी लगभग शहरी आबादी ही है। तो अगर वह गुजरात में लड़ाई लड़ते हैं तो शहरी वोट काटेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के काटेंगे। तो काटा तो जो है फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को होगा इनको गुजरात में आने से, और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव से पहले इनको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं। तो समीकरण यहाँ पे आप समझिए। नहीं, लेकिन अगर एक नाम हम और ले दें ओवैसी साहब का, तो उनकी अगर एंट्री हो गई तो फिर तो दिक्कत होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट वो काट ले जाएंगे। और शंकर सिंह की और दूसरी चीज ये है कि जिसको आपने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसको आपने युवा चेहरा बनाया, पाटीदार गुट का नेता बनाया, वही आपका साथ छोड़कर चला गया और वही भाषा बोल रहा था जो अब भारतीय जनता पार्टी बोलती। आपका जवाब दे देता हूं मैं। ओवैसी जी के बारे में जो आपने पूछा, ओवैसी जी के बारे में जनता, मैंने हार्दिक पटेल के बारे में ही पूछा। हाँ, दूसरा मैं आ रहा हूँ, पहला प्रश्न का तो जवाब दे दूं। ओवैसी जी के बारे में आपने जो कहा, ओवैसी जी की पार्टी जो है वो अब जनता जान चुकी है कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो इनका पहला सिक्का जो है वो बिहार में इन्होंने दिखा दिया, बहुत सारे वोट काट लिए इन्होंने। लेकिन वही पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो लोग समझ गए कि ये वोट कटुआ पार्टी है, इसको वोट मत दो। वो अब पब्लिक समझ गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है ओवैसी को कभी वोट मत दो, और गुजरात में भी वही होगा। नहीं, लेकिन आप कैसे हराएंगे? सवाल तो यह है कि आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता आपकी आलोचना करते हुए, आपकी नीतियों की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान तो देती है, यहाँ तो मिला ही नहीं जाता है, बातचीत नहीं की जाती है। बस मैं आपका जवाब दे देता हूँ। देखिए, पार्टी में शामिल होना, छोड़ना, संगठन के अंदर एक दूसरे कलह जो होना, गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर निकलना, ये पार्टियों में चलता रहता है। हम वहाँ पे गुजरात में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो गुजरात की समस्याओं के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर में 27 साल के शासन में जनता के पास हम जाएंगे तो ये हमको बताना है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रचार की है और हकीकत में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सर्वेश्वर जी, आज देख लीजिए, गुजरात के चुनाव की बात कर रहे हैं। हमने हार्दिक पटेल की इसीलिए बात करी कि भाई एक पार्टी है और लंबे समय से राज करती आई है, सियासी लड़ाई को लगातार लड़ रही है। क्या गुजरात में स्थिति मजबूत होगी कांग्रेस की? और 27 वर्षों से अगर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है तो कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है जिसको भुना सकती है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो मैं फिर वही कहूंगा कि उसकी सारी सीटों पे जमानत जब्त होगी। वो चाहे जितना उछल कूद मचा ले, वहाँ गुजराती लोग कभी भी आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। रही बात कांग्रेस, सर्वेश्वर जी, सर्वे देख लीजिए, सर्वे से उत्साहित है आम आदमी पार्टी, और सर्वे जो आए उसमें अच्छा खासा वोट बैंक मिल रहा है उसको। ऐसे ही सर्वे उत्तराखंड के लिए भी थी कि उत्तराखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी आम आदमी पार्टी। नतीजा क्या हुआ? 3.31% वोट शेयर लेके पार्टी रही। लेकिन पंचायत चुनाव पर भी तो गौर करना चाहिए ना सर्वेश्वर जी।
पंचायत चुनाव में कहा 1 सीट जीत लिया, उसका उन्होंने विक्ट्री रैली भी निकाला था अरविंद केजरीवाल जी ने, आपको याद होगा रविंदर जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बीजेपी ही आएगी गुजरात में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है ईयर बाय ईयर बढ़ता गया है। 2017 में भी 2012 के मुकाबले उन्होंने अपने सीट में इजाफा किया। वोट शेयर जहां बीजेपी का 1.5% बढ़ा था 2017 के चुनाव में, वहीं कांग्रेस का 2.57% वोट शेयर बढ़ा था। तो कांग्रेस को पहले ये देखना चाहिए कि जैसे 75 सीट लाए थे, 100 सीटों पे सरकार बननी है, अगर वो 30 सीटें और भी मेहनत कर ले तो बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन ये अभी दूर दूर तक कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आता। हाँ, एक जो फाइट रहेगा वो बीजेपी और कांग्रेस में ही रहेगा। आम आदमी पार्टी भले वोट कटवा बने चाहे कुछ भी बने, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो नगण्य होगा। ठीक है, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब वो उत्तराखंड में कुछ नहीं कर पाए तो बीजेपी का गढ़ है गुजरात, ये बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी का जादू लास्ट मिनट तक वहां चलता है। 2017 में वही देखने को मिला। तमाम विरोधों के बावजूद हार्दिक पटेल सब कहाँ थे? कांग्रेस के ही समर्थन में थे, सब कुछ थी कांग्रेस के पास, लेकिन आखिर में क्या हुआ? सरकार बीजेपी की ही बनी। हार्दिक पटेल ने भी वही आरोप लगाया जो राहुल गांधी के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाया था, और इसी तरह से एक एक करके नेता जाते गए कि कम से कम उनकी सुनवाई अगर हो जाती तो बहुत बेहतर होता। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त संकट में नजर आ रही है। कांग्रेस के मुकाबले वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, कांग्रेस को हमने पंजाब में सबक सिखा दिया है, अब यहां भी सबक सिखाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद को कंपेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी वर्सेस कौन, तो उन्होंने अपना नाम आगे कर दिया। और इसको लेकर एक और रूप उनका देखने को मिल रहा है कि अब साहब सोमनाथ में हिंदुत्व का चोला पहनकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सवाल जब सियासी पूछा गया तो हाथ जोड़ दिए। इस तरफ भी नजर डालेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस नीति के साथ और जिस हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर बढ़ती है उसका रंग बाकी दलों पर भी चढ़ने लगा। तो क्या यह माना जाए कि अब बाकी दल भाजपा को फॉलो करने लगे? अब जरा रंग रोगन की बात कर लेते हैं कि रंग जिस तरह का चढ़ता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी पर, उसके क्या मायने निकाले जाए? रमेश जी, चूंकि आप भले ही ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती है जिससे आप लोगों को परेशानी हो जाती है, तो अपने गिरेबान में झांक कर तो देखना चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल पड़ी, राहुल गांधी जी को जनेऊ धारण करना पड़ गया, टीका लगाना पड़ गया। अब ऐसे कुछ अरविंद केजरीवाल जी भी करते नजर आ रहे हैं, तो गुजरात में क्या ये रंग काम करेगा आपके ऊपर? सोमनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। यदि आपको गुजरात के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उस सोमनाथ मंदिर में जाने का अवसर मिले तो क्या आप किसी को मना करेंगे? आप अपने आप को रोक पाएंगे? तो जगह ऐसी हर जगह देखिए। नहीं, हम जाएंगे जरूर, लेकिन हम उसका फोटोग्राफी थोड़ी ना करवाएंगे, ना मीडिया में लेकर आएंगे। हम तो पारिवारिक जाएंगे, दर्शन करके चले आएंगे। आजकल फोटोग्राफ तो लोग आलू की टिक्की खाते हुए भी करवा लेते हैं, वो तो फिर भी सोमनाथ का मंदिर है। 20 लाख लोन देने के लिए 19 करोड़ खर्चा किया है, यही केजरीवाल कहना ये लीजिए करेंगे सोचिए। नेता दर्शन में करोड़ों खर्च, ये काला धन जो है उधर तो नहीं इस्तेमाल हो रहा? काला धन का एड्रेस तो हमारे भाजपा के मित्र यहाँ बैठे बताएंगे कि आया कि नहीं आया, या रास्ते में कहाँ पानी पीने के लिए रुका है। नहीं, उन्होंने तो रकम भी बता दी रत्नाकर जी ने। रत्नाकर जी, इतनी गहराई से आप कहां से ले आते हैं जानकारी? देखिए, जो सच है वो तो सबके सामने है ना, सिर्फ जनता को नहीं पता होता है, जो हम लोग बैठे हैं यहाँ बताने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। 19 करोड़ रुपए जो है, ये छोटे मोदी कहना इनको गलत नहीं है, प्रचार प्रसार खूब करते हैं, भले काम थोड़ा करते हैं। 20 लाख लोन दिया इन्होंने उच्च शिक्षा के नाम पे, और उसके प्रचार के लिए उन्होंने 19 करोड़ रुपए खर्चा किए। तो ये तो एक स्कीम हुई। इस तरह से न जाने कितने स्कीम है यहाँ पे, ये करोड़ों रुपए खर्चा किए। अपना कद देखिए, ये क्या है, ये प्रचार प्रसार कुछ दिन तक चलता है। दिल्ली की जनता है वो एक बार धोखा खाई गई, अब जो है दूसरी बार भी इन्होंने बरगला लिया। लेकिन पंजाब में इन्होंने
इन्होंने जिस तरह से जो चीजें किया है, अब आप देख लीजिए किस तरह से बड़े बड़े वादे नहीं तो ये तो अगर आप इनको छोटा मोदी मान रहे हैं तो इसका मतलब आपने मान लिया कि सेकंड नंबर पर यही है, आप थर्ड नंबर पर आ गए। नहीं, छोटा मोदी इसलिए कह रहा हूं, प्रचार में मोदी जी भी हजारों करोड़ खर्चा करते हैं। तो अगर आप स्वयं के प्रचार के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए हजारों करोड़ खर्चा करते हैं, अगर वही खर्चा जनता के उत्थान के लिए, जनता की भलाई के लिए करते तो कितना विकास होता। लेकिन देश की राजधानी में 2 बार सरकार बना लेना, उसके बाद पंजाब में सरकार बना लेना कोई आसान काम तो नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि जनता एक बार में इनको समझ में आ गई होगी या गुमराह हो जाए, इंटेलेक्चुअल लोग गुमराह हो जाए। नहीं, पंजाब में जिस प्रकार देखिए, मैं पहले भी कहूंगा कि कहीं न कहीं जो है पार्टी ने इनका आकलन सही तरीके से नहीं कर पाई, और पंजाब में और हमारा कुछ अंदरूनी भी चीजें रह गई संगठन के अंदर, जिसकी वजह से ये वहां पे जीत गए। लेकिन अब वो गई बात पुरानी हो गई। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को जोड़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पे उतर कर रही है। अभी 4 तारीख को भी देखिएगा कितना बड़ा आंदोलन होगा, जन आंदोलन पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है ना कि जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी रिहा है जमानत पे, उसको वो मुद्दा बनाते रहते हैं, उससे वो दाग कैसे धुलेंगे? नहीं, आरोप सच हुए क्या? अगर आपको लगता है कि इनके पास तथ्य रहते तो ये गिरफ्तार नहीं करा लेते अभी तक। देखिएगा मनीष सिसोदिया को ये बहुत जल्दी गिरफ्तार कराने वाले हैं। तो उसी तरह से अगर तथ्य रहेंगे सामने, अगर सबूत मिलेंगे तो ये तुरंत गिरफ्तार करते। ये तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाए, गांधी परिवार को जैसे ही अरेस्ट करवाएंगे कांग्रेस पार्टी कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि सच्चाई उससे परे है। तो ये आरोप लगाना और उसको साबित करने में बहुत ज्यादा फर्क है। आपने आरोप तो लगा लिया लेकिन साबित नहीं कर पाते हैं। आप बहुत सारे घोटालों का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया है, लेकिन साबित कितने हुए हैं वो तो बताओ मेरे भाई। ये लोग खाली आरोप लगाना जानते हैं। एक छवि जो है कांग्रेस पार्टी को, उसको खराब करने के लिए नाना प्रकार के आरोप समय समय पे लगाते रहते हैं। लेकिन देखिए अब हम डायरेक्ट जनता के पास तो आप दिल्ली में भी मजबूत होना चाहिए आपको, फिर पंजाब में वापस लौटना चाहिए आपको। लेकिन आज की स्थिति तो यह गठबंधन तक करने को तैयार नहीं कोई। नहीं, निश्चित रूप से कुछ राज्य हैं जहाँ पे हमारी स्थिति और संगठन को मजबूत करने का काम और प्रयास दोनों चल रहा है। अभी रही बात गुजरात की, तो गुजरात में हम बहुत बढ़िया पोजीशन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पर्दा लगा के विकास दिखाया है ना, जो राष्ट्राध्यक्ष जब आ रहे थे तो पर्दा लगाकर विकास दिखा रहे थे, वो जनता के सामने सब आ गया है। पूरे मुख्यमंत्री और कैबिनेट को इन्होंने बदल डाला, तो इनकी नाकामियां जग जाहिर है। ड्रग्स का मामला अभी कह रहे थे अश्विनी भाई कि एक कहाँ पे पंजाब जा रहा था, मेरे पास 4 आंकड़े हैं, मैं बता देता हूँ। वो कहाँ जा रहा था ये भी बता दें। ये गांधी धाम में 3000 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ाया, 1429 करोड़ का कांडला पोर्ट में पकड़ाया, 600 करोड़ का मोरबी में पकड़ाया, 21,000 करोड़ का जो मुंद्रा में बता रहे कि वो पंजाब में जा रहा है। तो तमाम तरह के ड्रग्स, जो युवाओं को ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तमाम घोटाले, बड़े घोटाले, एबीजी ग्रुप जैसे घोटाले जो है, जवाब ले लेते हैं। वो गुजरात में अश्विनी भाई आपको तो सुरक्षा एजेंसियों का धन्यवाद करना चाहिए कि कितनी चौकस है वहाँ, कि कोई कहीं जाने नहीं दे रही है, वहीं पर धर पकड़ के काम खत्म हो जा रहा है। नहीं, सवाल ये नहीं है अश्विनी जी, अश्विनी सवाल ये नहीं है। जितनी तेजी बाकी लोगों की गिरफ्तारी में दिखाई जाती है, उतनी तेजी यहाँ क्यों नहीं दिखाई गई? अब तेजी तो एक कौन भूषण आंसू है जो वहाँ के जो पंजाब के मंत्री थे, खाद्य मंत्री, उनको गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी ने भी दिखाया भ्रष्टाचार के आरोप में, बहुत तेजी दिखाया है। तो आम आदमी पार्टी ने भी गिरफ्तार किया, आज की अभी 1 घंटे पहले किया है गिरफ्तार। तो वो भारत भूषण आंसू नाम है उनका, वो खाद्य मंत्री रहे। मैं यहाँ की बात का जो एक मूल मुद्दा था, जो आज आपका संदर्भ था वहाँ का, जो जाकर घोषणा किया है उन्होंने, उस संदर्भ को लेकर अगर हम लोग चले, फ्री की रेवड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से लाल किले पर किया है। वहाँ जाने के बाद अब दिल्ली से आप सौ करिए, दिल्ली में ये एक तरफ तो कहते हैं कि दिल्ली के हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 4 लाख रुपए है, उसके बाद वो बिजली जो है आप फ्री देते हैं इतने नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा लुटा दिया कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि आम जनता की जो फ्री सेवाएं उनको दी जा सके। नहीं, थोड़ा सा इस पर सुन लीजिए, थोड़ा सा इन लोगों हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि बस 30 सेकंड में आपका 30 सेकंड समय लेंगे। तो 8,000 करोड़ सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार के पास जाते हैं। ठीक। अभी 28 नौकरी 2 साल में दिया और रोजगार विभाग ने 21 करोड़ रुपए उसमें खर्चा कर दिया
28 नौकरी देने में। ठीक। उसके बाद घाटे में जल निगम चल रहा है, स्वच्छ पानी एलजी साहब ने कहा कि दिल्ली की जनता को मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और वो चलते घोषणा चलते हर सर्वेश्वर प्रदेश में जी, कर रहे हैं वो। सर्वेश्वर जी, ईडी जांच, ये जांच, वो जांच जितनी चल रही है, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे, कंक्लूजन कि आम आदमी पार्टी की बातों में कितनी सच्चाई, क्या होना चाहिए? देखिए, ईडी की जांच इवन रत्नाकर जी भी सही मान रहे हैं कि सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, सीबीआई की जांच वो सही दिशा में जा रही है। देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ये है कि घोटाले करती है, गिरफ्तारी होती है लेकिन जांच में कुछ निकलता नहीं अरविंद है। केजरीवाल, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल ने घोटाले करने के लिए एक नया रास्ता चुन लिया और उसी को अंजाम दे दिया। आपने एक बात उठाई थी, चुनाव के समय लोग पंडित बन जा रहे हैं। देखिए, ये चुनावी पंडित जो होते हैं बड़े घातक होते हैं। कभी कहते हैं कि हमारी नानी कहती थी कि दूसरे का घर लेके उसमें राम को बैठाने से अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अभी की जिस स्थिति में आम आदमी पार्टी है, ठीक है, भक्त बन जाते हैं। ठीक है, समय का अभाव है। सर्वेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। चुनाव में जब आप उतरेंगे तो सबसे अहम हो जाता है रिजल्ट। आप जितना चिल्ला लीजिए, जो जिसे चाहे दोष दीजिए, असल में जब रिजल्ट आएगा उस पर मोहर लगाएगी जनता, और जनता को सब पता है कौन कितने पानी में है। तो फिलहाल वक्त ज़्यादा नहीं है, सब अपनी अपनी तरीके से अपना अपना बिगुल बजा रहे हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा किसकी बात जनता ने मानी है। फिलहाल इतना ही, खबरों का दौर जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।